बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है अमृतांशी जोशी और एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ आज कुछ युवा भी मौजूद हैं जो कि सीधा आज केंद्रीय मंत्री से सवाल करेंगे, संवाद करेंगे। सबसे पहले प्रहलाद सिंह पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, आज हमारे साथ तमाम युवा मौजूद हैं। मुझे याद है आपने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत भी एक छात्र संघ के नेता के तौर पर की थी और उस वक्त था जब आपने छात्र संघ के नेता के तौर पर शुरुआत की और आज आप केंद्रीय मंत्री हैं, विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और लगातार इन्हीं युवाओं के लिए नई नीतियां बना रहे हैं। कैसे देखते हैं अपने पिछले समय और आज के समय को? मैं परिवर्तन स्वाभाविक है, पीढ़ियों का परिवर्तन। जब हमारी आवश्यकताएं होती हैं, हम उनकी ज़रूरतों के लिए नए नए अनुसंधान करते हैं, फिर ज़रूरतों के फासलों को भी कम करते हैं समय के, और उसी के साथ गति उसके साथ जुड़ जाती है प्रकृति के साथ। और अगर हम दूर तक सोच पाते हैं, दूर तक देख पाते हैं, जो आंखों से दिख रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उससे आगे अगर हम देख पाते हैं तो वो समाज और देश बेहद मजबूत होता है। वो फ़र्क मैं देखता हूँ। हम अपनी क्षमताओं को जब बढ़ाएंगे तब जाकर हम बेहतर कर पाएंगे। भारत ऐसा देश है जो साम्राज्यवादी नहीं है। हम दूसरे देश पे कब्जा करके अपने भविष्य के लोगों की ज़रूरतें पूरा नहीं करेंगे। हमको इसी धरती पर इन्हीं संसाधनों में आने वाली पीढ़ी को हमसे बेहतर ज़िंदगी देनी है। इसका मतलब है कि उनको टैलेंट उनको खोजना होगा। उदाहरण के लिए मुझे इसी कॉलेज में बताया कि जो भी नर्सिंग के बच्चे थे वो 50% जापान चले गए। मुझे लगता है कि यही रास्ता है कि हम अपनी सेवा से और अपने संस्कारों के साथ अपने स्किल को लेकर दुनिया में जाएं, उनका दिल भी जीते और हम अपने आने वाले भविष्य की गारंटी भी दें कि हमारा जीवन हमारी पीढ़ी से बेहतर होगा। स्किल इंडिया की भी सर हम बात करते हैं। लगातार आपकी सरकार में एक अभियान चलाया गया। किस तरीके से इन युवाओं के लिए स्किल इंडिया को लेकर काम चल रहा है? खासतौर से आप जो है केंद्रीय मंत्री हैं और आप तो लगातार कैबिनेट में फैसलों को भी देखते होंगे, तो क्या कुछ आगे युवाओं के लिए खास किया जा रहा है? मुझे लगता है ज़रूरत हमें इस बात की है भांपने की। एक तो मानसिकता की, यूथ किस दिशा में जाना चाहता है, एक वो है। दूसरा है दुनिया में एक बाजार जैसी स्थिति है। पहले भारत एक बाजार था, अब भारत के लिए पूरी दुनिया एक बाजार है। हमारे पास में स्किल मैन पावर है, हमारे पास में वो टेक्निक है जो लोगों के पास नहीं है। योग का मजाक उड़ाने वाले लोग देख रहे हैं कि अब योग कोई जानता है, उसको दुनिया में रोजगार मिल रहा है उससे। पहले हमारे जितने भी काम थे उससे आय का स्रोत नहीं थे। कोई पूजन पाठ करे, योग करे, ध्यान करे, वो आय का साधन नहीं था। इसलिए लोग मानते अरे यार इसका क्या फायदा है। तो एक पीढ़ी को ये लगा कि ये सब निरर्थक है। लेकिन कोरोना ने इन बातों को साबित कर दिया। एक उदाहरण मैंने आपको दिया। इसलिए स्किल अगर हमारे पास है तो सेवा पूरी दुनिया में महंगी है, वो भारत में भी महंगी होगी। लेकिन हमारे पास में एक सेवा का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, हमारा एक भाव भी है दूसरे की मदद करना। अगर कोई लाचार व्यक्ति या वृद्ध दिखता है तो हम स्वाभाविक तरीके से उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, भले हम उसके बेटे ना हो, पड़ोसी ना हो, लेकिन हमारे मन में एक संस्कार हमारे पुरखों ने दिया हुआ है। ये चीज़ उसको एड ऑन करती है। लेकिन हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री हूँ, तो मैं ज्वार पर लोगों को पसंद है, लेकिन मैं रोटी के रूप में खा लूँगा। लेकिन किसी विदेशी को देना है तो वो नूडल के रूप में खा लेगा, रोटी के रूप में नहीं खाएगा। अब ये जो स्किल है, जो टेक्निक के साथ हमारी तकनीक के साथ जुड़ेगा, तो निश्चित रूप से हमें मानकर चलिए कि हमारे पास में रॉ मटेरियल भी है, हमारे पास हुनर भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास बाजार भी है। बस ये है कि आसमान पड़ा है, आप कहाँ तक जा सकते हैं, आप जाइए। बिल्कुल, देखिए पंख फैलाने तो हमें ही पड़ेंगे और ऐसे कई युवा हमारे साथ आज मौजूद हैं सर, जो कि जिज्ञासा के साथ बैठे हुए हैं आपसे कुछ सवाल करने के लिए। मैं चाहूँगी कि हम क्वेश्चंस का दौर शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर एक लड़की मौजूद हैं। आप क्या क्वेश्चन करना चाहेंगी सर से? आपका नाम बताइएगा सबसे पहले। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रगति पारेशर है और मैं बीबी डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जल शक्ति खाद निगम में जल संस्थान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सामग्री या नियम लागू है? नहीं, मुझे लगता है कि जल जीवन मिशन मेरे पास है। हम 3 चीज़ों में बांट सकते हैं। नदी हमारे उसमें मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है, पानी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें अब एक ही मंत्रालय में है। इसलिए आप नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो,
पीने का पानी हो, पानी में उसके बाद में ग्रे वाटर मैनेजमेंट हो, फिर नदियों की स्वच्छता का, ये सब एक अम्ब्रेला है। और इसलिए ये हमारी सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। पीने के लिए पानी चाहिए, कोई भी जीवन का हिस्सा पानी के बगैर पूरा नहीं हो सकता। इसलिए उन सोर्सों को वैसा ही बेहतर बनाकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पुरखे उसको आदर से श्रद्धा का केंद्र मानते थे, लेकिन हमारी उस अंधश्रद्धा ने उनको गंदा किया है। तो हमें अब नई पीढ़ी को यह तय करना होगा कि भाई अगर उसमें कोई गलती हमसे हो रही है उसको दुरुस्त करना। जैसे हमारे सारे सीवर हम नदियों में हमने डाले हैं, सीवर 12 महीने बहते हैं जो नाले हैं, और गंदा नाला 12 महीना बहता है, और जो हमारी शुद्ध नदियां हैं वो सूख जाती है। अब ये जो गैप्स है इनको हमें ठीक करना पड़ेगा। और जहाँ फूड प्रोसेसिंग की बात है, मैं सब एक लाइन में कहूँगा, फूड प्रोसेसिंग में हमें सचेत भी होना चाहिए, उसका हिस्सेदार भी होना चाहिए। यदि सब्जी की उम्र हम बढ़ाएंगे तो किसान का भी फायदा है, हम और आपका फायदा भी है, लेकिन देश का फायदा है। किसी के सड़ने के पहले किसी के उपयोग में आ जाए, ये तो एक अच्छा विचार है। तो वो चाहे दलहन हो, तिलहन हो, फल हो, सब्जियां हो, हमें प्रोसेसिंग की तरफ आगे जाना ही चाहिए। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, देखिए जो बात की बहुत ही अच्छा आपके मंत्रालय से जुड़ी हुई। सर खास तौर पर हमने देखा है कि आप एक बहुत ही संवेदनशील नेता माने जाते हैं, गहरे व्यक्तित्व वाले माने जाते हैं। युवा को अपने करियर को लेकर बहुत टेंशन होती है, और खास तौर पर जिस तरीके से जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसके बाद रोजगार का भी एक बड़ा मुद्दा आता है कि रोजगार कहाँ से जनरेट होगा। क्या कुछ काम जो है आगामी समय में मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए होगा, प्रदेश के युवाओं के लिए होगा? आप क्या विजन रखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में खास तौर पर? देखिए, मैं एक चीज वाली सूचना के लिए कहना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कही है, हमारी डिग्री में और हमारे हुनर में जमीन आसमान का अंतर है। अगर हम हुनर हमारे पास है, हमें रोजगार का कभी संकट नहीं हो सकता, लेकिन डिग्री है और हुनर नहीं है तो आप मानकर चलिए वही लोग आजू बाजू चिल्लाते घूमेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने हुनर को मजबूत बनाएं। डिग्री हमारे पास हो तो डिग्री से ज़्यादा ताकत आपके हुनर की, उसको एड ऑन करेंगे तो मैं मानता हूँ आपको लोग हाथों हाथ लेंगे। जिनका कैंपस सिलेक्शन होता है वो भी हमारे बैच के होते हैं, वो कैसे कैंपस में सिलेक्ट हो जाते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों चीज़ों पर अगर विचार करेंगे तो बेहतर होगा। दूसरी, मैं सिर्फ सुझाव दे रहा हूँ, कोई माने ना माने उसमें कोई बुरा भी ना माने, हम सबको एक नकल करने की आदत कि मेरे पास में अवसर नहीं है लेकिन मैं उतना बनना चाहता हूँ। एक उम्र के बाद में आप एक व्यक्ति ने कोई यूपीएससी का एग्जाम दिया और 1 नंबर से रह गया, 1 नंबर और होता तो वो किसी और क्लास में होता, तो वो फिर उसके बाद अपने कंफर्टेबल जोन बना ही नहीं पाता। जबकि वो एक अच्छा शानदार टीचर बन सकता है, बेहतरीन मैनेजमेंट का काम कर सकता है, लेकिन हम विकल्प नहीं तैयार करते, विकल्प सोचते नहीं है। बड़े लक्ष्य के लिए विकल्प मत स्वीकार करिए, लेकिन विकल्प रखिए जरूर। 100 के ऑब्जर्वर होगा, आप कभी जीवन में निराश नहीं हो सकते, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर, हम अगला क्वेश्चन लेंगे। आप अपना नाम बताइएगा और क्वेश्चन लीजिएगा। नमस्कार सर, मेरा नाम अंजलि बंसल है, मैं एमबीए डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जल शक्ति मंत्रालय खाद्य उद्योग में जल आवश्यकता की कितना योगदान दिया गया है? मुझे लगता है कि पानी के बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता, मैंने पहले ही आपसे कहा है। और वस्तुओं को बचाना, जो आम आदमी से लेकर जीव जंतुओं तक खाने की चीज़ें हों, वो सड़ने से पहले उपयोग में आए, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसलिए मुझे लगता है दोनों, खाना और पीना, दोनों के लिए पानी और भोजन चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए वो। और इसलिए मुझे लगता है वो तो हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। लेकिन मैं आपसे ये सलाह दूंगा कि आप बिल्कुल फ्रैंक दूसरे क्वेश्चन पूछो, रिपीट नहीं होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, आप रोजगार से जैसे आप अपना जो मन में आए वो पूछो। जी, आप नमस्कार सर, मैं वीरेंद्र सिंह गुर्जर। सर, मेरा सवाल है कि यहाँ बैठे युवाओं में से अगर किसी को जनप्रतिनिधि बनना है तो वो जनप्रतिनिधि श्री प्रहलाद पटेल जी से क्या प्रेरणा ले? अच्छा, क्या प्रेरणा ले? मुझे लगता है कि शिक्षा सबसे अहम है, जितना हमें पढ़ना चाहिए। दूसरी बात होती है कि जमीन पर रहिए, और जमीन पर रहने का मतलब है ये नहीं कि हम, जैसे मैं पैदल यात्रा आज भी करता हूँ, क्योंकि लोग लिख गए आप 1 किलोमीटर पैदल चलो और एक पुस्तक पढ़ लो, आपको पैदल चलने में ज़्यादा जानकारी आएंगी। इसलिए आप कितनी बड़े ओहदे पर पहुँच जाओ, कितनी बड़ी जिम्मेदारियाँ मिलें,
लेकिन समाज से आपका कनेक्ट खत्म नहीं होना चाहिए, ये सबसे अहम बात है। दूसरा, जो आपकी आर्थिक परिस्थिति है वो आपकी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। अगर मेरे पास में 10 रुपये है और हमारे मित्र के पास 1000 रुपये है, तो मुझे 10 रुपये में अपने जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए, और उसका सबसे बढ़िया तरीका है कम खर्चे में जिंदगी जीना। उसका मैं प्रतीक हूँ, मैं सबसे कम खर्चे में जीवन जीने वाला आदमी हूँ, और इसलिए आवश्यकताएं अगर हमने नहीं बढ़ाई तो जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं है। और इसलिए मैं मानता हूँ अगर सीखना है, किसी को आना है राजनीति में, तो ज़्यादा वह है कि अपव्यय के चक्कर में मत पड़िए, कॉपी मत करिए। हमारे पास जो खुद के या हमारे परिवार के साधन है उतने में जीवन यापन करिए और अपने विचार को लेकर दुनिया में जाइए, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। सर, राजनीति की लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है 33% आरक्षण को लेकर, और हम देखेंगे कि अगले चुनावों तक शायद वो लागू भी हो जाए। यहाँ पर भी कहीं देखिए बेटियां हैं जो कि आगामी समय में शायद सोच रही होंगी कि जनप्रतिनिधि बने, और अब युवा काफी ज्यादा अट्रैक्टेड भी है राजनीति को लेकर। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से आगामी समय की राजनीति चेंज होगी? नहीं, पहले चीज तो संदेह करना नहीं चाहिए। अगला चुनाव जो होगा उसमें 24 के बाद, सेंसस होने के बाद में जो चुनाव होगा उसमें 33% महिला आरक्षण होना ही है, उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। दूसरी बात मैं कहता हूँ ये पहली सीढ़ी है। हम हमेशा से मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण और महिला स्वाभिमान, ये हमारा संकल्प है, और हम ये नहीं मानते कि उसको बराबरी का दर्जा मिले। हम यही मानते हैं कि जैसे उसका माँ का दर्जा था हमारे से ऊपर, वो दर्जा वो प्राप्त करे। यही भारतीय विरासत की सबसे बड़ी सफलता होगी। हम विरासत को ढोने वाले लोग नहीं है, विरासत को जीने वाले लोग हैं, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये पहली सीढ़ी है। हमको कामकाज में जब नौकरी पेशे में वो बराबर में आकर खड़ी हैं, तो फिर हमें निर्वाचन में उनको हिस्सेदार क्यों नहीं बनाना चाहिए। लोग किस पुरुष प्रधान समाज की बात करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारी बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो, जितनी संवेदनशीलता और जितनी तीखी नज़र फैसले करने की उसमें होती है, किसी और में नहीं होती। बहुत अच्छी बात कही। और नहीं, मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ, मैं कोई चापलूसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो सच है और इसका अगर किसी को प्रयोग करना हो, आपकी बहन किसी बात को, कोई घर में नया आदमी आए और उस पर जो वो राय कह देगी, आप भले बुद्धि मानने के दोस्त के कारण ना मानो, देर से देर वो सच साबित होगी। बिल्कुल सही बात है। और देखिए मानते हैं हम कि महिलाओं की नज़र जो है काफ़ी पारखी होती है। आप क्वेश्चन पूछिए, आप क्या क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं? अपने सवाल पूछिएगा जो सर से जानना चाह रहे हो आज के दिन में। सर, मेरा नाम अर्पित शुक्ला है, मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। सर, जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश में अभी 2 महीने में चुनाव होने वाले हैं, तो कैसे हम युवाओं को प्रेरित कर सके कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान दें? नहीं, मुझे लगता है एक तो कैंपेन चल रही है, लेकिन राजनीतिक कर्तव्य हमें पूरा करना ही चाहिए। अब समय नहीं है कि साहब 80% मतदान होगा कि 90 होगा, 100% मतदान होना चाहिए। आयोग अपनी पहल कर रहा है। जैसे उन्होंने कहा था 80 साल से ज़्यादा के वृद्ध है, तो आजकल उन्होंने कह दिया कि आप बैलेट ले लो, जैसे पोस्टल बैलेट कर्मचारी को मिलता था, ऐसा अब आजकल बुजुर्गों को भी मिल रहा है। हमें मदद करनी चाहिए। हम वॉलेंटियर करना चाहते हैं तो खुद का वोट डालने में कितने मिनट लगेंगे, लेकिन उसके बाद में जो वोट डालने के लिए तैयार नहीं है उसको प्रेरित करना, ये यूथ का काम है, क्योंकि आपको ही भविष्य तय करना है, तो उसको अपना फैसला करने दो। और इसलिए मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी हमसे बड़ी है, और ये मत मानिए कि कोई सांसद विधायक का ठेका है। वोटिंग के दिन सबकी हैसियत बराबर होती है, उस दिन कोई नहीं कर पाता, इसलिए आपकी जिम्मेदारी जितनी है उतनी मेरी है, उसको करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। हम दूसरा सवाल लेंगे। वहाँ से देखिए एक बच्ची खड़ी हो गई है, आपका क्या कुछ सवाल है, पूछ लीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रियंका है, मैं आयुर्वेद डिपार्टमेंट की छात्रा हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है सर, इसमें जैसे खाद्य प्रसंस्करण में महिलाएं कैसे योगदान दे सकती है? धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। खाद्य प्रसंस्करण महिलाओं का एक अधिकार है, आज से नहीं, शताब्दियों से। हमारा फर्क इतना था कि अभी तक हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे। आपके घर बड़ी पापड़ बनते हैं ना, भोजन बनाते हो ना आप, कोई और तो नहीं बनाता, पुरुष तो नहीं बनाता, फैक्ट्रियों में जो बनाते हैं वो मशीन बनाती है। हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहे हैं। 24 लाख छोटे और बड़े यूनिट काम कर रहे थे। अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 लाख यूनिट को 5 साल में 10,000 करोड़ दो,
और उनको स्किल भी दो, तकनीक दो, और साथ में उनको आर्थिक स्वावलंबन दो, उनकी मदद करो। हमारा जो फूड प्रोसेसिंग का हमारा अनुभव है, ये जो हमारी परंपरा है, उसमें टेस्ट भी है, उसमें वेराइटीज़ भी हैं, उसमें जलवायु के आधार पर खान पान की व्यवस्था भी है, और इसलिए और मगर वो महिला डोमिनेटेड ही है, इसलिए इसमें समूहों को चुना गया है। और महिला अगर फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र आएगा तो पुरुषों को घुसने में दिक्कत जाएगी, अभी भी मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसलिए अगुवाई हम ही को करना चाहिए, इंडस्ट्री तक जाइए। मैं तो मानता हूँ कि भारत सरकार आंख बंद करके पैसा देने के लिए तैयार है। हमारी बड़ी अच्छी स्कीम्स हैं जो हम पैसा देते हैं। कई स्कीम्स को लेकर सर हम लगातार चर्चा कर रहे थे। एक सवाल मैं लूंगी, फिर हम चलेंगे छात्रों के पास। सर, सबसे खास ये भी हो जाता है कि आपने अब तक जो है सिर्फ केंद्र की राजनीति की है, अब आप विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, जीतती है अगर भारतीय जनता पार्टी तो आप मध्य प्रदेश के इन्हीं युवाओं के लिए नीति बनाएंगे। तो मध्य प्रदेश को लेकर खास तौर पर, क्योंकि देखिए लाडली बहना एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया गया, क्या खास नीति इन युवाओं के लिए आने वाले समय में जो कि आप चाहेंगे कि अगर सरकार बनती है तो इनके लिए रखी जाए? एक अच्छी बात कही ने क्षेत्र पहले भूगोल बड़ा था लोकसभा का, अब भूगोल छोटा होगा, लेकिन इससे विजन छोटा नहीं होता। मध्य प्रदेश सुंदर प्रदेश है, बिल्कुल संसाधनों वाला प्रदेश और संभावनाओं वाला प्रदेश, और इन तीनों को पूरा करना हो तो ये शांति का टापू है। यहाँ नस्ल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर भेद नहीं होता। बाकी आप कहीं पर भी जाइए कोई ना कोई टिप्पणी सुनने मिल जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर 10 राज्य के लोग रहते होंगे तो कोई उन पर ताने नहीं कसता होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। ये बड़ी अनुकूलता है शिक्षा के लिए, एकता के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए और सप्लाई चेन के लिए। और इसलिए चूंकि हम बीच भारत में हैं, तो जिसको गुजरना है तो हमारे बीच से ही गुजरेगा। तो ये जो अनुकूलता है, इन अनुकूलताओं के लिए आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ लेना चाहिए। हम बहुत ऊंचाइयां पर जा सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। ये नीति है, पॉलिसी भी हमारी यही है। आने वाली पीढ़ी, सर सवाल ये भी खड़ी हुई है आप। सर, मेरा नाम सौरभ असाटी है, फार्मेसी डिपार्टमेंट से। सर, मेरा सवाल ये था कि आप किसी ऐसे इंसान को क्या कहना चाहेंगे जो हमारी संस्कृति के बारे में अधिक जानना चाहता है? अब तो भैया भारत की जो संस्कृति मंत्रालय है उसने पोर्टल पर सब डाल दिया है। पहले तो डब मिलता नहीं था। आपको सुनना हो तो मिलेगा, आपको पढ़ना हो तो मिलेगा, आपको जिस भाषा में सुनना हो वो भी मिलेगा। आप संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर जाइए। एक तो रास्ता ये है जो आपकी जनरेशन के लिए सुविधाजनक है, क्योंकि आप किसी आश्रम में जाकर तो रह नहीं सकते हैं अभी, तो इसलिए आपके लिए सबसे जरूरी है कि पढ़ते समय आप कान में लगा लो, अपना कोर्स की बुक पढ़ते रहो और बाकी चीज़ें सुनते रहो। तो ये चीज़ें हो सकती है, तकनीक का लाभ लिया जा सकता है और गर्व के साथ। अब कोई को हिचक नहीं है। हम लोगों ने मंदिर टूटने का इतिहास पढ़ा है, आपके बाद वाली पीढ़ी बनने का पड़ेगी, इतना फर्क है। बड़ी बात कह दी सर आपने। सर मैं एक बस हम ये रुकना तो नहीं चाहती मैं, लेकिन रोकना पड़ेगा, कई व्यस्तताएं रहती हैं क्योंकि चुनाव भी हैं। एक मैसेज जो आप इन युवाओं को देना चाहते हो, क्योंकि ये भी आने वाले समय के, हम कह सकते हैं मैं भी हूँ, ये भी हैं, सब एक मैसेज चाहते हैं आपसे जो हमें मोटिवेट रखे आने वाले दिनों के लिए। बुराइयां कम करिए, अच्छाई के रास्ते पर आगे बढ़िए, खुद का भी भला करिए और दुनिया का भला करिए। देश तो छोड़ दीजिए, अब दुनिया आपकी तरफ आस लगाकर बैठी है। शांति का रास्ता भारत ही दे सकता है। ये यूक्रेन रूस का राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं, वर्तमान भी कह रहे हैं। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत के वैभव का समय है। आप उसके झंडा बरदार भविष्य है, और इसलिए मैं यही शुभकामनाएं दूंगा। चरित्र के साथ आप इसकी अगुवाई करिए, हमें गर्व होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखिए पूरी दुनिया आज भारत को देख रही है, चाहे हम कहीं भी चले जाएं। आज किसी देश का अगर बोलबाला है तो वो हमारे देश का है, चाहे G20 की बात करें या अन्य आयोजनों या कार्यक्रमों की बात करें, भारत जो है वो सबसे टॉप पर है। और इन्हीं बातों को लेकर आज हमने चर्चा की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मौजूद थे और कई विषयों को लेकर उन्होंने बखूबी के साथ यहाँ पर जवाब दिया। लेकिन ये चर्चा यहाँ पर रुकने नहीं वाली। आगामी समय में और भी ऐसे लोगों के साथ आप रूबरू होंगे और आपको भी दिखाएंगे और उनसे बातचीत आपकी करवाएंगे। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।